है साध्वी को वजारत दिफा में पार्लिमानी कमेटी का रुकन बनाया गया है, जिसके सदर राजनाथ सिंह हैं। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव धमाके में मुलजिमा है और फिलहाल जमानत पर रिहा है। इस खबर के बाद सियासी गलियारों में एक तरह से हंगामा मच गया और साध्वी प्रज्ञा के इस कमेटी में शामिल होने पर, नामजद किए जाने पर अपोजिशन की तरफ से एतराज जताया जा रहा है। इस पूरे इशू पर हम तफसील से आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट देखिए। मालेगांव बम धमाकों की अहम मुलजिमा और मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वजारत दिफा की पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद किया गया है। इस कमेटी की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। कमेटी में 21 रुकन होंगे। फिलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट के तहत कई मामलों में मुकदमा चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी की मौजूदा रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अप्रैल 2017 में खराब सेहत की बुनियाद पर जमानत दे दी थी। जमानत पर रिहा होने के बाद भोपाल से साध्वी लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के टिकट पर उतरी थी और जीत हासिल की थी। जमानत पर रिहा होने के बाद से लगातार प्रज्ञा सिंह ठाकुर तनाजात में घिरी रही हैं। कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन ने साध्वी के नाम पर सख्त एतराज जताया है। जो कमेटीज होती है उसके अंदर किसी को भी मेंबर बनाया जा सकता है। उसकी वजह से किसी का कद ना आसमान पे जाता है ना ज़मीन के ऊपर जाती है। साल भर में एडवाइजरी कमेटी में बहुत से मेंबर हैं जो उसमें जाते भी नहीं। और बेचारी साध्वी को तो मैंने देखा कि पूरा इलेक्शन उन्होंने कैंपेन किया, व्हील चेयर के ऊपर चल नहीं पाती है। दो आदमी लोग उनको पकड़ के लेके चलता है, समझे कि नहीं। तो उन्होंने बीजेपी के प्लान को, RSS के प्लान को, VHP के प्लान को उन्होंने जिस तरीके से मालेगांव में सफल किया बॉम्ब ब्लास्ट करके, और जिसके मामले में आज भी उनके ऊपर केस चल रहा है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को तो इनाम देना था। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कि उनको अगर वो डिफेंस मिनिस्ट्री दे देते तो हमको कोई ताज्जुब नहीं होता। इसलिए ये तो छोटी मोटी बातें हैं। बड़े बड़े लोग काम कर करके यहाँ आए हुए हैं तो उनको इनाम तो मिलना है। कल किसी और बड़े को और बड़े मुजरिम को अगर कोई बड़ा इनाम मिल जाता तो हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। जिनके हाथ खून में लिप्त हों, देवास जिले में सुनील जोशी के मर्डर केस जिन पे चला हो, अब ये देश की क्या रक्षा कर पाएंगी। ठीक है, नरेंद्र मोदी बड़े विद्वान प्रधानमंत्री, उनके पास इसमें के तत्व ज्यादा हैं। ठीक है भाई, देखते हैं कितनी रक्षा करती। वो MP हैं, उनका हक है शामिल होने का, इस पर तो उजूर नहीं करना चाहिए। MP हो गया तो जो विचारधारा वगैरह है वो सब खत्म हो गया। अब तो उसको जो पार्लियामेंट का रूल है उसके हिसाब से बात करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, आप सब जगह बयान देना पड़ता है, सब कुछ बदल जाता है। लोकसभा इंतखाबी तशहीर के दौरान साध्वी ने महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन बताया था। इंतखाबी तशहीर के दौरान ही उन्होंने महाराष्ट्र ATS के साबिक सरबराह हेमंत करकरे को लेकर भी मुतनाज़ा बयान दिया था। दोनों बयानों के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया था। अपोजिशन ने प्रज्ञा ठाकुर के सख्त तनकीद करते हुए माफी का मुतालबा किया था। तनाज़े में फंसता देख बीजेपी ने नोटिस जारी कर प्रज्ञा सिंह ठाकुर से बयानात के लिए माफी मांगने के लिए कहा था। यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और तनाज़ात का चोली दामन का साथ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर सरकार एक तरह से मेहरबान है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भोपाल में लोकसभा चुनाव जीता और वो पार्लियामेंट पहुंच गई, और पार्लियामेंट की जो वजारत दिफा की पार्लिमानी कमेटी है उसका एक तरह से उन्हें मेंबर बनाया गया है। इस कमेटी में 21 मेंबर होते हैं। हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार जैसे नाम इस कमेटी का हिस्सा है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह को भी एक रुकन बनाया गया, नामजद किया गया। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर साध्वी प्रज्ञा को इस कमेटी में क्यों शामिल किया गया। हालांकि इन्हीं सियासी गलियारों से इस तरह की बातें भी निकल रही हैं कि साध्वी प्रज्ञा को जब भोपाल के लोगों ने एक मैंडेट दिया है, उन्हें अपना एक तरह से तर्जुमान बनाया है, अपना लीडर चुना है भोपाल के लोगों ने, तो अब जब वो मेंबर पार्लियामेंट हैं तो उसके बाद वो किसी भी कमेटी के मेंबर हो सकती हैं। आखिर इस पर यह हंगामा क्यों है, आखिर यह पूरा तनाजा क्यों है, या कांग्रेस और दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं इस पर इतना एतराज क्यों कर रही हैं।
प्राइम डिबेट में आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सर्व कमल दत्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी जो बारीकियां होती हैं उस पर बड़ी नजर रहती है। सर्व कमल दत्ता जी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएच खान साहब, आप सियासी तज्जिया निगार हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा दिलीप श्रीवास्तव जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत शर्मा जी वीएचपी लीडर हैं, और इसके अलावा हम बता दें कि शशिकांत शर्मा जी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बहुत करीबी हैं। और कुछ देर में मेरे साथ कांग्रेस के लीडर भी इस इशू पर जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं प्राइम डिबेट में न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सर्वकमल दत्ता जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर्वकमल दत्ता जी, जो हंगामा हो रहा है, आज जब यह खबर आई कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को डिफेंस मिनिस्ट्री में पार्लिमानी कमेटी का मेंबर बनाया गया, उसके बाद से एक हंगामा हो गया कि आखिर इनका नाम क्यों शामिल किया गया। ये हंगामा समझ से बाहर है, क्योंकि पहले ही वो रुकने पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, उसके बाद अब इन्हें मेंबर बनाया गया। आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? मैं समझता हूं कि इस हंगामा का औऔचित्य नहीं है, और एक छोटा सा मसला लेके इतना हंगामा खड़ा कर देना, तीर का ताल कर देना, वो आवश्यकता नहीं थी और सही भी नहीं था। जब वो सांसद है और भोपाल से भारी बहुमत से जीती है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं पे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सांसद करके भेज के कहीं ना कहीं पे उनके प्रतिनिधि करने के लिए सांसद में भेजे हैं। अब सांसदों का काम क्या होता है? सांसदों का काम होता है कि लोगों का सही तरह से प्रतिनिधि करे, और उसके साथ साथ तमाम जितने सारे महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय पे जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें रखे या फिर अपना पोजीशन रखे। डिफेंस कमेटी के मेंबर अगर बन गए हैं, वो सांसदीय प्रणाली में आता है, किसी भी सांसद बन सकता है डिफेंस कमेटी के मेंबर, किसी भी मंत्रालय का मेंबर, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, कोई भी सांसद बन सकता है। और उस पे अगर डिफेंस मिनिस्टर ने, माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने उनको अगर डिफेंस कमेटी का मेंबर बनाया है, जैसे बहुत सारे मेंबर इस पे शामिल है अलग अलग दलों से, तो उसी तरह से साध्वी प्रज्ञा भी एक रिप्रेजेंटेटिव है इस पूरे चीज का। फारूक अब्दुल्ला जी के ऊपर भी तो गंभीर मामले दर्ज है अलग अलग जगहों पे, और खास करके ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट का मामला भी दर्ज है। तो कहीं ना कहीं पे आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगता रहता है, और आरोप प्रत्यारोप के चलते जो संसद का प्रणाली है और संसद का जो एक काम करने का जो तरीका है, वो वंचित हो जाए या फिर उसको बंद किया जाए, ये तो उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस पे ध्यान पूर्वक सारे सांसदों को चुनने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि माननीय डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो खुद इतने अनुभवी व्यक्ति है, राजनीति में इतना लंबा उनका एक टेन्योर रहा है, वो अपने विवेक और अनुभव का ध्यान में रखते हुए ये कमेटी तैयार किए हैं। और इस कमेटी का महत्वपूर्ण काम होगा कि डिफेंस रिलेटेड तमाम जितने सारे चीजें हैं जो देश के हित में है, उस पे सलाह मशवरा दे। तो इस पे कोई मैं एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बातें सर्वकमल दत्ता जी कह रहे हैं, या जिस तरह से हमने देखा कि सियासी गलियारों में मिला जुला इस पर रिएक्शन आया, रद्देमल आया है, कुछ का कहना है कि साध्वी प्रज्ञा को यहां पर नहीं होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे मुल्क की सुरक्षा की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी इस कमेटी पर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कमेटी होती है। वहां पर साध्वी प्रज्ञा जी क्योंकि एक्यूज्ड हैं, इस वजह से उन्हें नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसी सियासी गलियारों में कुछ लीडरों का और कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि वो पहले से मेंबर पार्लियामेंट हैं, इस वजह से सर एतराज नहीं होना चाहिए। एमएच खान साहब। नहीं, देखिए, एतराज तो इस बात का होता है कि जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाती हैं, उसके बाद गोडसे की तारीफ करती हैं, गोडसे की कहती हैं, गोडसे के मंदिर बनाएंगे, गोडसे को भारत रत्न मिलना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद ही तो कह रही है वो जी, पहले तो नहीं कह रही थी। बिल्कुल, सारा अधिकार मेंबर बनने के बाद ही आ गया। उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लिखित माफी मांगे, माफी मांगा उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। उसके बाद एक कमेटी बैठाई गई जो इसकी जांच करेगी। कमेटी आज तक जांच करके रिपोर्ट नहीं दे पाई,
और प्रधानमंत्री जी अगर मन से माफ नहीं कर पाए हैं तो ये बीजेपी का दोहरा चाल चरित्र दिखाई देता है। एक तरफ कहते हैं मन से माफ नहीं कर पाएंगे, एक तरफ ऐसी कमेटी में बनाया जाता है जिसमें क्या नाम है रक्षा सौदों की सारी खरीदारी होती है, उसमें क्या अनुभव है, पहली बार एमपी बन के आई हैं, किस आधार पर इनको बनाया है, तो ये चेहरा और चरित्र दोनों उजागर करता है। देखिए इस पे सवाल इस बात का है कि जो आदमी किसी कांड का आप स्वास्थ्य के ऊपर जो आपको मिला है, आपको क्या नाम है, ये आपको मैंडेट मिला है, बिल्कुल हाई कोर्ट से परमिशन मिली है कि आप चुनाव लो, हाँ, तो आपका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ, स्वास्थ्य नहीं ठीक हुआ, तब स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है आपका है, तो आप किस कमेटी में क्या काम करेंगी? काम को दिखाना नहीं है, ये चेहरा दिखाना है कि देखिए ये ऐसे व्यक्ति को हम आगे उठाना चाहते हैं जो ब्लास्ट में आरोपित है। आप फारूक अब्दुल्ला की बात ले लीजिए, फारूक अब्दुल्ला तो नजरबंद है, वो क्या कौन सी कमेटी में आएंगे, क्या करेंगे? फारूक अब्दुल्ला का तो मोहरा बना दिया गया। मैं सर्व कमल दत्ता जी मैं 30 सेकंड दूंगा, ठीक है। एमएच खान साहब, सर्व कमल दत्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दत्ता जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बस। जी देखिए, जहां स्वास्थ्य की जहां बात आती है, शरद पवार जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरद पवार जी भी अस्वस्थ है। दूसरी बात यहां पे थोड़ा सा संशोधन कर दूं, साध्वी प्रज्ञा ने नाथुराम गॉडसे को लेकर जो बातें उन्होंने रखा था वो चुनाव के रैलीज के दौरान रखा था, संसद बनने के बाद नहीं। चुनाव के रैली के दौरान बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, बहुत लोगों ने जिन्ना का भी गुणगान गाया था जो आज के डेट में सांसद है। ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वाला। नहीं दत्ता जी, अगर कोई जिन्ना की बात करता है तो क्या गोडसे को इस तरह से वो किया जा सकता है? गोडसे पर इस तरह के बयान दिए जा सकते हैं दत्ता जी? उस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक तरफा नजरिया नहीं होना चाहिए। श्रीमान राहुल जी तो जाके खड़े हुए थे ना जेएनयू के प्रांगण में, इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ, उसके बाद सांसद बने हैं। तो श्रीमान राहुल जी भी आगे कुछ ना कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल जरूर होंगे। ये सांसद का प्रक्रिया है और सांसद के अंदर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, किसको लेके तिल का। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त डिबेट में मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब सदर है राब्ता काउंसिल के, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं दिलीप श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात चुनाव के वक्त जो बयान दिया था साध्वी प्रज्ञा जी ने, उस पर जो रिएक्शन पीएम मोदी जी का था, उन्होंने कहा कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस तरह से इस कमेटी में शामिल किया गया है, अब कहा तो यही जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया कि शायद मोदी जी ने दिल से माफ कर दिया है साध्वी प्रज्ञा को। देखिए, लोकतंत्र हिंदुस्तान में है और भारत के संविधान के नियमावली के तहत, अनुच्छेदों के तहत चुनाव होते हैं। उस चुनाव में जनप्रतिनिधि चुन के आता है एक सीढ़ी पास होते हुए, और फिर लोकसभा की नियमावली होती है, लोकसभा की नियमावली, राज्यसभा की नियमावली, उसमें संसदीय कमेटियां होती है जिसमें सभी दलों के नेता उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला पे तमाम गंभीर आरोप है, देश के संदर्भ में उन्होंने किस तरह की बयानबाजी की, अनुच्छेद 370 पे किस तरह की बयानबाजी की, उससे बड़ा तो अपराध कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की आवाम तो उन्हें कभी दिल से माफ नहीं करेगी। और ऐसे भी लोग जो लगातार भारत के बारे में, भारत की अस्मिता पे, हिंदुस्तान की अस्मिता पे लगातार जो है आरोप लगाते रहे, लगातार अनर्गल बातें करते आए हैं, वंदे मातरम का विरोध करते आए हैं, भारत माता की जय का विरोध, ये ऐसे लोग जो लगातार आस्तीन के सांपों के रूप में, दाता के रूप में, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा जी ने जो बयान दिया, जिस पर खुद पीएम बिल्कुल मोदी जी ने जाहिर की, मैं उसमें देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया तो उसके बाद समाप्त हो जाती है, उसके बाद कोई बात नहीं रह जाती। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सारी बातें कह दी तो उसके बाद वो बात ही समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही ये संसदीय कमेटी द्वारा, जो संसदीय कमेटी में सम्मिलित किया गया, उसमें 21 लोग हैं और उसमें सांसद के रूप में वो सम्मिलित हुई हैं।
उस संसदीय कमेटी तमाम बैठकें होती हैं, उस बैठकों में कुछ चीजें निर्णय होते हैं, कमेटी का एक प्रावधान है, उसमें उन्हें सम्मिलित किया गया है। उस पे अगर कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड के इस मामले में सोनिया गांधी जी भी जमानत पर हैं और राहुल गांधी भी जमानत पर है। वो कई कमेटियों में सम्मिलित हैं, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए उन कमेटियों में। तमाम उन पे आरोप है। ठीक है, राहुल गांधी जी मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ हिंदुस्तान के अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तमाम मामलों में जमानत पर है। भी बहुत इस्तकबाल है। सलमान निजामी साहब, आखिर इतना हंगामा क्यों है? दिलीप श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वकमल दत्ता जी ने इससे पहले बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर बात जमानत की है तो राहुल गांधी या कांग्रेस के कई लीडर हैं जो जमानत पर हैं। बात अगर आरोपों की है तो इस स्टैंडिंग कमेटी में कई लीडर अपोजिशन के ऐसे हैं जिन पर कई बहुत संगीन इल्जामात हैं। तो फिर साध्वी प्रज्ञा पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है सलमान निजामी साहब? देखिए, बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को कैसे आप बुलाते हैं यहाँ जो राहुल गांधी का कंपैरिजन साध्वी प्रज्ञा से करते हैं। उन पे आरोप जो है नेशनल हेराल्ड केस मामले में आतंकवाद का है, नेशनल हेराल्ड केस में मामले में क्यों है और हिंदुस्तान में तमाम अदालतों में मानहानि के दावे। राहुल गांधी के ऊपर आतंकवाद का मामला नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के शरणदाता तो हैं, क्यों उनके पक्ष में आप लोगों ने आतंकवादियों का साथ दिया। जिस तरह से आपकी सरकार ने पाकिस्तान जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा पे जिस तरह से आरोप लगाए गए, जिस तरह से उनको फंसाया गया, तो आप राहुल गांधी के पिता को आतंकवादियों ने मारा, राहुल गांधी की दादी को आतंकवादियों ने मारा। आपके किसके आतंकवादियों के आतंकवादी ने मारा? बताइए, क्यों बनते हैं? आप राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं ना, आप जवाब एक यतीम पे सवाल उठा रहे हैं जिसके बाप को शहीद किया गया। आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी की आप राहुल गांधी का कंपैरिजन एक आतंकवादी एक्यूज के साथ कर रहे हैं। जवाब देना चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार भी बड़ा गंभीर अरे बेवकूफ आदमी, आप एक आतंकवादी के साथ जोड़ रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग बेवकूफ हैं और तुम्हारा नेता बेवकूफ है। आतंकवादी ने मारा, प्रणाली इस तरह शर्म आ रही है आपको? क्या बोल रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। किस प्रकार के नेता आतंकवादी का साथ दे रहे हो आप? तो नेताओं का बयान तो अगर पाकिस्तान हाफिज सईद को मेंबर बनाता तो क्या बोलते हैं आप? पता लग जाएगा राहुल आपने इस देश को शर्मसार कर दिया। पता लग जाएगा आज पूरी दुनिया में हमारी फोटो होगी और आतंकवादी चाहिए मुकदमा चल रहा है आतंकवाद का। कैसे कैसे लोगों को चैनल पर बुला के मेंबर बनाया डिफेंस का। इनकी विद्वता, इनकी बेवकूफी, सारी चीजें देश का विदेश में आपको आज इस देश को आपने बदनाम कर दिया। आज ठीक है, मैं क्योंकि शशिकांत शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। शशिकांत शर्मा जी, मेरी बात दिलीप की बात हो गई। मैंने बहुत टाइम दे दिया, बिल्कुल दिल खोल कर आपने बात कर ली। बस अब आप खामोश हो जाइए। दिलीप श्रीवास्तव जी, जवाब दिया। दिलीप श्रीवास्तव जी, सलमान निजामी साहब, सलमान निजामी जी, मैंने जवाब दिया, आप लोगों ने बात कर ली। मैं साहब मैंने जवाब ठीक है, कहिए, बात करें सलीके से। ठीक है, ठीक है, देखिए दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। सलमान दिलीप श्रीवास्तव जी सुन लीजिए। दिलीप श्रीवास्तव जी, अभी मेरे पास और मेहमान बैठे हुए, गेस्ट बैठे हुए, वेट कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं सलमान निजामी साहब 30 सेकंड और दे रहा हूं बस। जिस प्रकार के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, ये तय करेंगे, ये अपनी बात रखें ना। आतंकवादियों अगर ये विद्वान है तो अपनी विद्वता जो भी हमें शब्द निकलेगा हम आतंकवादियों के खिलाफ लेंगे। जो उनके साथ है वो गद्दार हैं इस देश के। आतंकवादियों के नहीं, ठीक है शशिकांत शर्मा जी, क्योंकि आपने बहुत करीब से साध्वी प्रज्ञा सिंह को देखा है। अब जब उन्हें इस कमेटी में शामिल किया गया तो लगातार एक हंगामा हो रहा है। मुल्क का जो पूरा अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा कर रहा है कि आखिर इस कमेटी में मुल्क की सुरक्षा का मामला और इस कमेटी में साध्वी प्रज्ञा जी को शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और भारत सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतना खूबसूरत सम्मान उनको मिला है। दूसरी बात, अभी एक भाई साहब ने यह कहा कि वो आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, कहां उन्होंने ऐसी एक घटना घटाई जिसको हमने साध्वी जी को आतंकवादी बोला जा सके? मालेगांव ब्लास्ट, वो अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ कि दीदी कहीं भी इस घटना में इन्वॉल्व है।
तो उनको आतंकवादी बोल के संबोधित करना उस आदमी की बेवकूफी को दर्शाता है जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तीसरी बात, वो एक सांसद है, भोपाल की जनता के द्वारा चुनी गई सर्वसम्मति से सांसद है, और वो संसद भवन में गई है, भोपाल की जनता ने उनको भेजा है। उनमें हिंदू का भी वोट था, मुसलमानों का भी वोट था, सिख ईसाई सब ने वोट देके उनको सर्वसम्मति से, फिर तो अगला टिकट आपको दाऊद इब्राहिम को देना चाहिए। भेजा है भाजपा को। अरे चुपचाप बैठिए, दाऊद इब्राहिम को आप जो है दाऊद इब्राहिम होना चाहिए। इब्राहिम को आप टिकट दीजिए, हाफिज सईद होना चाहिए, ओसामा बिन लादेन को आप टिकट दीजिए, दाऊद इब्राहिम को आप टिकट दीजिए। आपका काम है हाफिज सईद को टिकट दो, टिकट देना। गांधी के कातिलों का साथ देते हैं, जिन्होंने गांधी को देशद्रोही कहा, आप देशद्रोही वाली बातें न करें, आप देशद्रोही वाली बातें न करें। हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेंगे, मर के देशद्रोही वाली बातें कर रहे हैं आप। देशद्रोही तो आप लोगों जो गांधी का कत्ल करने वाले हो, देशद्रोही बोल रहा हूं। साध्वी जो है हमारे शहीद, हमारे शहीद महात्मा गांधी को ऐसे पिस्टल दिखाती है की तरह बातें ना करें। आपकी बात हम देशद्रोही हो गए, वाह वाह, हम देशद्रोही हो गए। आप देशद्रोही आप लोग तो आतंकवादियों का साथ देते हो, आज नंगे हो गए आप नंगे बेनकाब हो गए, उसको टिकट पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने ओसामा बिन लादेन को टिकट आपने, आपको आज लोग तो आपके चेहरों पे साध्वी प्रज्ञा सिंह थप्पड़ मारेंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठीक है शशिकांत जी, बात हो गई। सलमान निजामी साहब, अब बात हो गई मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, जो बात शशिकांत शर्मा जी ने कही थी कि मोदी सरकार ने सम्मान दिया है दीदी को, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक इनाम मिला है, तोहफा मिला है साध्वी प्रज्ञा जी को इस कमेटी में जिस तरह से शामिल किया गया था? और ये तब मिला है जब पीएम मोदी जी नाराज है, उन्होंने कहा कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा साध्वी प्रज्ञा जी को। अबू हुरैरा भाई, मैं अपनी बात एक बहुत मशहूर शेर से करना चाहूँगा जी, कि इस वक्त मुल्क का माहौल कुछ इस तरह का है, कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। अब आज इस मुल्क का माहौल ऐसा बना दिया गया कि जो मकतूल है, जो मजलूम है, उसी को जालिम और उसी को कातिल करार दिया जाता है, और कातिलों को इनाम दिया जाता है, जालिमों को इनाम दिया जाता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को डिफेंस कमेटी में मेंबरशिप देने का मतलब, मेरी समझ में तीन चीजें आई हैं एक साथ। एक, तुष्टीकरण की राजनीति करना, मेजॉरिटी कम्युनिटी की तुष्टीकरण की राजनीति एक कारण है। दूसरा, देश की सेकुलर राजनीति को कुचलना है। तीसरा, संविधान को ठेंगा दिखा देना है कि संविधान की हमारे नजदीक इतनी वैल्यू है कि हमारी ताकत है तो हम जैसा मर्जी करें। ये इस से मेरी समझ में बात आ रही है। देखिए, कितने दिन की बात है अभी जब नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे थे कि मैं, ठीक है उसने माफी मांग ली लेकिन मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। अरे भाई, आपने तो दिल से माफ ही नहीं कर दिया बल्कि इनाम भी दे दिया, और ऐसा वैसा इनाम नहीं दिया, आपने इस देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कमेटी की मेंबरशिप उसको दी। और कहां? जहां राजनाथ सिंह जैसा सीनियर मिनिस्टर है जिस मिनिस्ट्री का, और शरद पवार जैसे सीनियर मेंबरान पार्लियामेंट है जिस कमेटी के, उसमें एक ऐसे देशद्रोही को आपने ले जाकर के बैठाया है कि जिसको आप जो है जबरदस्ती करके अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके एनआईए पर दबाव डाल करके अब्दुर्रहमान आबिद साहब, देखिए जबकि उन पर चार्जेस हैं लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ है। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, मुझे लगता है थोड़ा सा एहतियात कीजिए। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, हाँ मैं अब्दुर्रहमान आबिद साहब, मुझे लगता है कि एहतियात कीजिए, क्योंकि चार्जेस हैं। ठीक है, अभी एक तरह से जो अभी आप एहतियात साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने ये सारी चीजें एक तरह से की थी। जी जी जी,
अरे मौलाना साहब कुछ सोच समझ के बात कीजिए। जी अबू हुरैरा भाई बस 2 जुमले और बोलने हैं मुझे। अब ये कभी साबित भी नहीं होगा जब तक बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की सरकार इस मुल्क में रहेगी। एक साध्वी प्रज्ञा पे नहीं, असीम आनंद पे, कर्नल पुरोहित पे, साध्वी प्रज्ञा पे, किसी पे कोई आरोप ऐसा साबित नहीं होगा, चाहे वो दिन में कहीं बम फोड़ के आ जाए तब भी अदालतों में साबित नहीं होगा। क्यों कि जो एजेंसियां हैं फोड़ने वालों को साबित करने वाली दोषी नजर आते हैं। हुकूमत मैं सर्वकमल दत्ता जी, अदालत ये कह रही है कि हमारे पास तुष्टिकरण की अदालत कह रही है कि जितने कागज हमारे पास मैं आपके पास जा रहा हूं, लेकिन मैं सर्वकमल दत्ता जी आपके पास आना चाह रहा हूं। सर्वकमल दत्ता जी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं भोपाल से, और छोटे मोटे नाम को नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर लीडर को, साबिक जो फॉर्मर सीएम थे एमपी के, उनको एक तरह से शिकस्त देकर साध्वी प्रज्ञा ने जीत दर्ज की थी और पार्लियामेंट पहुंची थी। लेकिन सर्वकमल दत्ता जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह के बयान दिए हैं साध्वी प्रज्ञा ने पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से सुर्खियों में रही, क्या उसे देखते हुए उन्हें इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए? मेंबरान पार्लियामेंट जेल में भी गए, जहां बयान मेंबरान पार्लियामेंट आज भी जेल में। अरे मौलाना साहब थोड़ा सा पार्लियामेंट होना जो है थोड़ा सा शालीनता रखिए। तमगा नहीं है कि साहब जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना, गंभीर बातें आप कह रहे हैं और गंभीर बातें आप कर रहे हैं। सवाल किया, मैंने वही सवाल किया, जवाब दे रहे हैं अभी आपने सर्वकमल दत्ता जी जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए कहीं से मौलाना अभी तक सुन लीजिए, अदालतों की जो निष्पक्षता है, दत्ता जी, अदालतों की निष्पक्षता पे आपने गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो आप ये अदालत की तौहीन सीख लीजिए पहले शालीनता के मायने क्या हैं। सरेआम एक राष्ट्रीय चैनल पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अदालत खुद कह रही है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। ये कहते हुए अरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर रहे हैं और खुल्लम-खुल्ला धज्जियां उड़ा रहे हैं आप अदालत। ये कहीं ना कहीं पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं हमारे देश के इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर, और ये तौहीन है। दूसरी बात यह है कि कानून शायद आप पढ़े नहीं है। कानून में जब तक किसी भी मुलजिम को दोषी करार ना दिया जाए वो सिर्फ एक्यूज्ड रहता है, इसलिए आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आरोपों की जहां बात आती है या फिर बयानबाजी की जहां बात आती है, सब कुछ मैंने तो बिल्कुल नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। मैं आपकी भ्रष्ट बुद्धि का शुद्धिकरण करने की कोशिश कर रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं बार-बार कि अदालत कह रही है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ सारे आप लाइव आपने सारे आप कोर्ट आपने किया है, सारे आप साबित करने नेशनल आप कर रहे हैं कंटेम्प्ट, आप अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं इस मुल्क की, अदालत आप इस मुल्क की अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने लगा दिया है, आपने अदालतों को बिल्कुल पंचायतें बना के रख दिया, पंचायतों की तरह बना के रख दिया। अदालतों के बारे में ऐसे गंभीर बात कहने से पहले कंटेम्प्ट ऑफ आप कर रहे हैं दत्ता जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सारे आप माफ कीजिएगा, आपसे नहीं सीखना मुझे। आप कर रहे हैं, नहीं माफी तो आप लोग सभी नहीं मांगेंगे। ठीक है, अब सब बात हो गई। आप बहुत टाइम दे दिया, डिबेट आगे बढ़ने कहां से माफी मांगोगे? ठीक है लगा रहे हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब, मैंने टाइम दे दिया, विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। ठीक है दत्ता जी बात हो गई, सर्वकमल दत्ता जी बात हो गई। मैं एमएच खान साहब छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगा, उसका ब्रेक पर भी जा रहा है। देश की अदालतों को मजाक बना के रख दिया है। अब्दुल रहमान आबिद साहब बात हो गई, आप सुन लीजिए, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। एजेंसियों को आपने अपना खिलौना बना लिया है। ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो डाउन करना है, मैं एमएच खान साहब के पास जाऊंगा। एमएच खान साहब को अगर खोदे, ठीक है, बात हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़िए। एमएच खान साहब, सर क्या आपको लगता है कि ठीक है साध्वी प्रज्ञा पर जो इल्जाम है उसे आप अलग रख दीजिए, लेकिन जिस तरह के बयान दिए हैं, जिस तरह से समाज को गुमराह करने वाले पिछले कुछ दिनों में बयान दिए गए, खुद पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की थी, बीजेपी के कई लीडरों ने नाराजगी जाहिर की थी, उसके बाद इस तरह का जब इनाम दिया जाता है और इस तरह की कमेटी में शामिल किया जाता है तो उस पर सवाल उठते हैं। एमएच खान साहब, नहीं, मैं अबू हुरैरा साहब कह रहा हूं कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोही, तो ये वर्ड ठीक नहीं है। बिल्कुल, राष्ट्रद्रोही का मुकदमा नहीं चल रहा है उन पर आतंकवादी का मुकदमा चल रहा है। सही, आतंकवादी में उन पर मुकदमा चल रहा है। दूसरी बात यह है कि एक कमेटी बनाने की बात हुई थी, अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वो कमेटी कहाँ है?
उस कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले ही रक्षा मामलों में नामित कर देना ये परंपरा के खिलाफ है। जिसके खिलाफ कोई जांच चल रही हो, पार्टी लेवल पे जांच चल रही हो, अब कौन निष्कर्ष कुछ नहीं आया उसका, और इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो आप कि हाँ उस वो माले ब्लास्ट में ये शामिल थी। ऐसा ही होना चाहिए बीजेपी में, ऐसे ही लोग आना चाहिए बीजेपी में, ऐसे ही लोग बन के एमपी आना चाहिए, ऐसे ही लोग एमएलए बन के आना चाहिए। देखिए ये कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। अब वो साहब जी, जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें जो रिपोर्ट साफ आ जाए उसके बाद अगर नामित किए जाते तो ये बवाल ना उठता। बिल्कुल, मुझे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना, बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है। मैं दिलीप श्रीवास्तव जी छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आऊंगा तो आपके पास आऊंगा, आपका रिएक्शन भी लूंगा। और जो बात यहाँ पर एमएच खान साहब ने उठाई है कि जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि अब देखा जाएगा कि साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिए हैं उसमें कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है, वो रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई। जाहिर सी बात है रिपोर्ट आने के बाद अगर इस तरह की कमेटी में रखा जाता तो एक सही कदम होता। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इसी इशू पर फौरन लौट कर आते हैं। प्रज्ञा के नाम पर अपोजिशन एतराज जता रहा है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि इसमें कोई गलती नहीं की गई है, बल्कि यह उनका हक था, वो मेंबर पार्लियामेंट है, इस वजह से उन्हें इस कमेटी में शामिल किया गया। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इतना हंगामा बर्पा क्यों है साध्वी प्रज्ञा के नाम पर। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी, ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले जो एमएच खान साहब बात कर रहे थे कि कई बयान साध्वी प्रज्ञा जी के आए थे जिस पर यह भी कहा गया था कि एक कमेटी सेटअप की गई है, उस कमेटी से रिपोर्ट आएगी कि जो बयानात दिए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, लेकिन उस तरह की रिपोर्ट आज तक नहीं आई दिलीप श्रीवास्तव जी। और उससे पहले ही साध्वी प्रज्ञा जी को यह तोहफा भी दे दिया गया। देखिए अबू जी, चुनाव पूर्व साध्वी प्रज्ञा जी का जो बयान, उसके बाद चुनाव जीतने के पश्चात एक सांसद के रूप में भोपाल की जनता का उनको जनादेश मिलना, कांग्रेस के जो बड़े बोल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह थे, उनको हरा के वो चुनाव जीती। संसद की लोकसभा हो राज्यसभा हो, इसकी एक प्रणाली होती है, उसमें सभी सदस्य किसी न किसी कमेटी के मेंबरान होते हैं और हर सदस्य होते हैं, विपक्ष के नेता विपक्ष के भी होते हैं, पक्ष सत्ता पक्ष विपक्ष के दोनों के सदस्य होते हैं। बिल्कुल, ये दोनों बातें अलग है। संगठन की बात, संगठन में न्यायालय का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें कई भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हुआ या दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम किसी का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई नियमावली का उल्लंघन नहीं हो रहा है जिसपे हो हल्ला हो रहा है। जो मामला न्यायालय में है वहां पे न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है, वहां पे वो प्रकरण चल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के समय में उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई थी और उस समय ऐसे शब्द गढ़े गए थे जिसने हिंदुस्तान की अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह लगाने का कांग्रेस कह रही है कि जमहूरियत के लिए सही नहीं है। जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा को लाया गया इस कमेटी में, जमहूरियत के लिए खतरा है। ये कांग्रेस का आज का बयान है दिलीप श्रीवास्तव जी। कांग्रेस क्या कह रही है? हमेशा कांग्रेस का बयान हमेशा कहती रही है कि मैं हिंदूवादी नेता हूं। कांग्रेस जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को भी आपको देखना चाहिए। मुस्लिमवादी नहीं रह जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या बताई है, भारतीयता का पर्याय बताया है, और भारतीयता का पर्याय का मतलब कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो मुसलमान हो वो सभी हिंदू है, वो सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की है इसकी। ये परिभाषा हम नहीं गढ़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं गढ़ रहा है, ये परिभाषा देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ी है। और सर्वोच्च अदालत हिंदूवादी नेता लगा हुआ है। हो जाने दीजिए, आप बोलिए। उनके बाद और क्या हिंदूवादी नेता लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। हिंदूवादी हिंदुस्तानी लगा है, हिंदुस्तानी नहीं लगा, हिंदूवादी ने कहा। हिंदू की व्याख्या, हिंदुत्व की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय बता दी, ये संविधान के खिलाफ है, सर्वोच्च न्यायालय की बात बता दी, के खिलाफ है ये। और जिस प्रकार से भारत की सेना पे सियासत की गई, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भारत की सेना पर सियासत की गई, गाली देने का काम किया गया। जब आप हिंदूवादी को गाली देने का वो भी गलत है, ये मैं खान साहब आ रहा हूं, बोल लीजिए एक एक करके बात, मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके बात कीजिए ताकि बात समझ में आए।
ठीक है, मैं सलमान निजामी आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब, दिलीप जी बात हो गई, दिलीप श्रीवास्तव बात हो गई, दिलीप श्रीवास्तव जी बात हो गई, गाली देने का काम किया, ठीक है, ठीक है, भारत माता को डायन कहने का काम किया, ठीक है, दिलीप श्रीवास्तव जी बात हो गई, जिन्होंने भारत माता की जय कहने से इनकार किया, ठीक है, ठीक है, नहीं अब डिबेट को दूसरी तरफ मत ले जाइए, इसी पर रहिए, ठीक है, दिलीप श्रीवास्तव जी, ठीक है, मैं सलमान निजामी के पास जा रहा हूं, ऑडियो उधर दे दीजिए। सलमान निजामी साहब, आज मैं ट्विटर पर इसी इशू पर मैं खंगाल रहा था कि क्या कुछ चल रहा है, तो इस इशू पर तकरीबन 4000 से ज्यादा ट्वीट आए हुए थे, और जिस पर मोहम्मद सलीम जो लेफ्ट के मेंबर हैं, लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि ये न्यू इंडिया है, जहां पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे जो लीडर हैं वो नजरबंद हैं, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर को डिफेंस कमेटी में एक तरह से मेंबर बना दिया गया है। यह ट्वीट था उनका। देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि हिपोक्रेसी क्या है। मैं नहीं कहता कि यह कोर्ट का फैसला है, वो इनको इस वक्त जो है रिहा भी करे। मैं कहता हूं कि उसको आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर कोर्ट बोलता है। लेकिन अभी कोर्ट में ये केस चल रहा है, और केस जो है, मुकदमा जो है करप्शन का नहीं है, ये टेरर एक्यूज्ड है। अगर आप हाफिज सईद को पाकिस्तान में टेरर एक्यूज जो है, वो भी हाफिज सईद जो है ना, रिहा है, जेल के अंदर तो नहीं है, अगर उसको पाकिस्तान के डिफेंस का मेंबर बनाया जाएगा तो देश के भाजपा के नेता और देश का मीडिया हाफिज सईद और पाकिस्तान का क्या हाल करेगा? नहीं तो क्या कांग्रेस को इस पर एतराज नहीं होगा? हाफिज सईद को पाकिस्तान में बना रहे हैं, भाजपा को एतराज होगा? आज पूरा देश जो है, पूरे विदेश में जो है शर्मसार हुआ है कि हम एक टेरर, जहां पूरी दुनिया में हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं और इसमें कोई मजहब नहीं आए। अगर अफजल गोरू था, अगर याकूब मेमन था, उनको फांसी हो गई, हमने कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक टेरर एक्यूज को आप हिंदुस्तान के डिफेंस का मेंबर नहीं बना सकते। ये हिंदुस्तान की सरकार पे सबसे बड़ा दब्बा है कि आप टेरर एक्यूज, अगर वो रिहा हो सकती हैं, अगर हो गई, हम कहते बनाइए उनको प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जब तक वो ट्रायल, अंडर ट्रायल है, अंडर बेल है, और शी इज ए टेरर एक्यूज्ड, शी इज ए टेरर एक्यूज्ड, आपने उसको मेंबर पार्लियामेंट में भेजा। हम पाकिस्तान पे सवाल उठाते हैं कि आतंकवाद मुल्क है। पाकिस्तान की आवाम ने हाफिज सईद को मेंबर नहीं बनाया, पाकिस्तान की आवाम ने पार्लियामेंट में नहीं भेजा हाफिज सईद को। ठीक है, ठीक है, दिलीप श्रीवास्तव जवाब दे रहे हैं इसका। सलमान निजामी साहब, दिलीप श्रीवास्तव जवाब दे रहे हैं। और आप आतंकवाद, दिलीप जी मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, सारे पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं। और एक इतनी डिफेंस हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं, आपने इस देश के नाम पूरे विदेश में बदनाम कर दिया। नेता किस प्रकार से हिंदुस्तान के मामलों की तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान से। अरे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, अरे कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद हिंदू है, मुसलमान है, उसको अगर आपको इतना प्यार है पाकिस्तान से, दाऊद इब्राहिम से इतना प्यार है, तो उसकी गोद में जाके बैठ जाइए। अरे हमें दाऊद इब्राहिम से भी नहीं प्यार है, ना पाकिस्तान से प्यार है। जो आतंकवाद, जो आतंकवादी है, हमें उससे नफरत है, हम आतंकवादी का साथ नहीं देंगे। जो लोग भारत के गांधी के कातिलों का साथ नहीं देंगे, जो लोग ये कहते हैं कि गांधी के कातिल जो है वो सही है, हम उनके साथ नहीं है, वो देश के गद्दार है, उनको जूते मारने चाहिए, वो देश के गद्दार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं डिबेट इंडिया में ही रहे। सलमान निजामी साहब, दिलीप श्रीवास्तव, मैं चाह रहा हूं डिबेट इंडिया ही पर रहे, पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान में जाइए। ठीक है, भारत के संविधान की बात करिए, अरे संविधान की धज्जियां उड़ा दी आपने, आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, अगर आपको पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा दी, तो वही चले जाइए। आप क्या बोलेंगे आज हमें? ठीक है, ठीक है, शशिकांत शर्मा जी, शशिकांत शर्मा जी मारे जाएंगे और वहां पे आपके ताली बजेगी। गांधी के कातिलों को पूछते हैं। मेरे ख्याल से सलमान निजामी से बात हो गई। सलमान निजामी, मैंने टाइम दिया, दिलीप श्रीवास्तव आपको भी टाइम दे दिया। मैं शशिकांत शर्मा जी, विचारों के हत्यारे हैं आप लोग। ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। शशिकांत शर्मा जी, आज कांग्रेस का जो सबसे पहला रिएक्शन आया वो यही आया कि डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुल्क के लिए, और डिफेंस में साध्वी प्रज्ञा जी का जाना मतलब यह कि अब मुल्क एक तरह से सुरक्षित नहीं रहा, महफूज नहीं रहा। यह रिएक्शन कांग्रेस का है।
31 अक्टूबर 1984 की इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद हजारों सिख पेट में, गर्भवती महिलाओं के पेट को चीर के, बच्चों को निकाल के टायरों में जिंदा जला दिया जाता था। तब वो आतंक नहीं था। आज उसके भी आतंकवादी रोड पे घूम रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़े बड़े सभाओं पे दिखते हैं। तब 84 का नरसंहार याद नहीं आया? तब याद आना चाहिए था। तब की जवान कहां गए? कांग्रेस के आदमी बैठे हुए दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। अरे दाऊद को छोड़िए, आप साध्वी प्रज्ञा सिंह के कहां आरोप की बात कर रहे हैं? 84 में आप लोगों ने जो नंगा नाच किया था, वो इंसानियत को शर्मसार कर दिया था आपने। यही वो कांग्रेस है जिन्होंने भगवा को, गांधी की आपको शर्म आती है? आप इस देश से लगा दी थी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप महात्मा गांधी के, अरे आप चुपचाप बैठिए, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर को आप सपोर्ट करते हैं? आप किस देश के? एकदम सपोर्ट करता हूं। एकदम सपोर्ट करता हूं। गांधी के पुतले को गोली मारी, वो बेगुनाह है। आप तो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वो बेगुनाह है जो गांधी के कातिलों को, गांधी के पुतले को, अरे आतंकवादी छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि गांधी हमारा फादर ऑफ द नेशन, छोटे छोटे बच्चों का हत्यारा, फादर ऑफ द नेशन, गोली मारने वाली व्यक्ति को आप बोलते हैं कि उसको डिफेंस का मेंबर। 6,000 सिखों का, हमारे देश का, आपने इस देश को बदनाम किया। दिग्विजय सिंह की टीम ने, दिग्विजय सिंह जब से चुनाव हारा है, वो आदमी पूरी तरह से बौखला चुका है। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी से वो चुनाव हार गया। यही वो आदमी है, दिग्विजय सिंह ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी बनाया। भगवा को बदनाम हमने बनाया। पूरी कोर्ट कहती है केस चल रहा है, उस पर हमने बनाया। पी चिदम्बरम, सुशील कुमार सिंह फिर मोदी जी ने क्यों उसने माफी क्यों मांगी? फिर माफी क्यों मांगी उसने? ठीक है, मैं चाह रहा हूं डिबेट आखिरी पड़ाव पर, मैं चाह रहा हूं कुछ संजीदा बात हो जाए। बहुत देखिए शोर काफी मचा लिया सारे पैनलिस्ट ने, बहुत शोर मचा लिया गया। मैं चाह रहा हूं कुछ संजीदा बात हो जाए। ठीक है, मैं ठीक है मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब, आखिर एतराज किस बात पर है? क्योंकि साध्वी प्रज्ञा को भोपाल के लोगों ने जबरदस्त मैंडेट दिया है, लाखों वोटों से वो जीत कर आई हैं। जब लोगों ने उन्हें सराखों पर बिठाया तो आज एक कमेटी में, और जिस स्टैंडिंग कमेटी में उन्हें भेजा गया वो तो स्पीकर की तरफ से भेजा जाता है। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब कि अगर अपोजिशन को एतराज है तो अपोजिशन के जो दूसरे लीडर हैं वो अपना नाम इस कमेटी से वापस क्यों नहीं ले लेते हैं? देखिए अबू हुरैरा भाई, पार्लियामेंट का चुनाव जीतना कोई पैमाना नहीं है इस बात का कि वो आदमी जो पार्लियामेंट का चुनाव जीत के जा रहा है वो अपने आरोपों से बरी हो गया है या वो बिल्कुल साफ शफाफ छवि का हो गया है। अगर आप ये कहते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट बनने की वजह से जो है वो बिल्कुल साफ शफाफ हो गया, तो भाई पप्पू यादव कितने साल जेल में रहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए? मुख्तार अंसारी कितने साल जेल में रहा पार्लियामेंट का मेंबर रहते हुए? आज भी पी चिदम्बरम पार्लियामेंट के मेंबर हैं कि नहीं है? और लाखों लोग वोटों से लोग जीत के आते हैं। और हालांकि सबके जराइम के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, मैं उस बात को नहीं कहता। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अभी एक भाई कह रहे थे कि साहब वो जब 84 में सिखों के साथ नरसंहार किया गया था तो कांग्रेस को वो दोषी ठहराते हैं। ठीक है, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, दोष उसी पर आएगा। लेकिन उसी कांग्रेस के 136 लोग आज बीजेपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हुए हैं। निकालिए उनको बाहर कि वो उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं सिखों के। अगर आप में हिम्मत है और आपके अंदर ताकत है इतनी सच्चाई के साथ खड़े होने की, कहिए आप कि इनको निकालो बाहर। ये वो मुजरिम हैं जो कांग्रेस में थे, और कांग्रेस चूंकि आरोपी है 1984 के सिखों के साथ नरसंहार की, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप एकतरफा गेम बजाते हैं, आप जो है झूठ को सच बना करके परोसते हैं। आप नेक नियति नहीं आपकी, ना नीति अच्छी ना नीयत अच्छी, ना चेहरा अच्छा ना चरित्र अच्छा। आप 175 चेहरे लेकर के सामने आते हैं, एक चेहरा कुछ बोलता है दूसरा कुछ कहता है। ये क्या है? क्या देश चलाने वाली पार्टी का यही कैरेक्टर हुआ करता है? अरे भाई, जब तक आप अपोजिशन में थे आप चिल्ला रहे थे, खूब शोर मचा रहे थे, बात समझ में आती है। आप जब सरकार में आ गए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे, वो ये बैठ के कह रहे हैं कि भले वो माफी मांग ले लेकिन मैं दिल से उसको माफ नहीं करूंगा। अरे हुजूर, अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आज ये इनाम उसको कैसे मिला कि वो हिंदुस्तान की डिफेंस की कमेटी में आ गई?
जिसके ऊपर हिंदुस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अभी तक तो उनको कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं मिला कि साहब आप दोष मुक्त हो गए हैं। अदालत कहती है कि इसके खिलाफ काफी सबूत हैं, चार्जशीट जमा की जाए। मैं इसका दत्ता जी इसका जवाब देंगे। सरकार के कब्जे में इन्वेस्टिगेशन ठीक है सर, दत्ता जी इसका जवाब देंगे। से ये कहलवाया जाता है कि नहीं है, ठीक है, सबूत नहीं है। ठीक है सर कमल दत्ता जी, क्या जो पूरा अभी तक डिबेट हुआ, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर अखलाकी तौर पर देखा जाता, मॉरली अगर इसे देखा जाता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिस पर मतलब इस तरह के इल्जाम हो या जिसके इस तरह के पास्ट में बयानात दिए हो, उसे कम से कम सरकार को या जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि इस तरह के लोगों को इस कमेटी का मेंबर ना बनाया जाए? देखिए, मॉरलिटी और एथिक्स की जहां बात आती है, मॉरलिटी और एथिक्स के साथ तब पक्ष लिया जा सकता है अगर पुराने सरकारों के ट्रैक रिकॉर्ड साफ रहा हो जी। जब पुराने सरकारों के ट्रैक रिकॉर्ड भी उतना ही धूमिल है तो मॉरलिटी और मॉरल एथिक्स शोभा नहीं देता है। जगदीश टाइटलर, दत्ता जी, ये दलील आपका वाजिब नहीं है। लेट मी फिनिश। अगर पिछली सरकारें तो इसीलिए तो हटाई गई ना। जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर, पिछली सरकारों ने गलत किया इसीलिए तो हटाया गया ना उन्होंने। अब आप उनका तर्क देकर के ये कहें कि हम भी वैसा ही करेंगे। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। जगदीश टाइटलर, फिर आपके कमलनाथ, उसके साथ आपके सज्जन कुमार, कहती है सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जो एक्यूज्ड रहा है आतंकवादी सिख दंगे के, कितने सारे स्टैंडिंग कमेटी उसको कहती है कि देशभक्त था, देशभक्त कमलनाथ जी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा हुआ है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सिख दंगे के गंभीर आरोप लगा हुआ है कमलनाथ जी के ऊपर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो। कांग्रेस कौन सा परिभाषा से बात कर रही है? आपकी बात उस वक्त ये अच्छी लगेगी जब आप 136 से बात कर रहे हैं। 136 के घर मेंबरान पार्लियामेंट को पहले बीजेपी से निकालिए, फिर आप ये और मुद्दा उठाइए तो आपका मुद्दा वाजिब होगा। लेकिन आप अपने पास तो गंगा नहा लें, जो बेईमानी करके आए, जो करप्शन करके आए, जो बड़े से बड़ा जुर्म करके आए, बीजेपी में आके बैठ जाए तो गंगा नहा लिया, पाप मुक्त हो गया, दोष मुक्त हो गया। लेकिन दूसरी पार्टी में है तो वो मुजरिम है, वो दोषी है। उनको अखलाकियात इस देश को मत पढ़ाइए। चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए हैं आप मध्य प्रदेश के। कांग्रेस ये सारे चीजों पे पहले, अरे हुजूर पहले अपने घर को पाक कीजिए, उसके बाद दूसरे को दोष दीजिए। उसके बाद आप खुद काला है, हंगामा दूसरे को कहते हैं एमएच खान साहब, ठीक है अब्दुर्रहमान आबिद साहब और सर कमल दत्ता जी, एमएच खान साहब, देखिए बात जहां तक आरोपों की है, बात इल्जाम की है, बात जमानत पर आने की है, तो इस वक्त जो मोदी जी की दूसरी सरकार जो बनी है, सिर्फ मोदी जी की सरकार की बात नहीं, जितनी भी सरकारें हैं उनमें क्रिमिनल्स होते हैं। मोदी जी की मौजूदा सरकार में 22 मिनिस्टर पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और 16 पर संगीन इल्जामात है, संगीन केसेस हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो सारी सरकारों में एमएच खान साहब होता है, कोई सरकार इससे अछूती नहीं होती है। नहीं, कोई सरकार इससे छूती नहीं है, न रहती है। लेकिन सवाल इस बात का है, अबू हुरैरा साहब, मैंने पहले भी सवाल किया, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बना दी, कमेटी का रिजल्ट आने के पहले पहली बार पार्लियामेंट में चुन के जाने वाली एमपी वो को आपने इतने बड़े कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ, अरे भैया पार्टी की पार्टी नहीं, जनता में आ गया। अरे भैया जनता में आएगा दत्ता साहब, ये जनता को गुमराह करने वाली बात आ गई ना। ये सारा भैया आप जबरदस्ती जिद करोगे तो आप देखो, जबरदस्ती 2 का 5 करोगे तो 5 होता रहेगा, 2 का 5 कौन चलाएगा को? ये बिना मोदी जी के चलाने वाली पार्टी में नहीं रखा गया है। ये पार्लियामेंट के स्पीकर की हैसियत नहीं लेके रखते, बगैर मोदी जी के कंसेंट के नहीं रखा गया है। आप और भी एमपी चला रहा है, आपने ऐसे
उनको रखा कमेटी में, जिस पर कितने बड़े ये दोनों आप देखिए, आप उस चीज को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। सच्चाई का सामना कीजिए, पार्लियामेंट में रखनी होती है। गलत पार्लियामेंट में कितनी स्पीचें हुई उनकी, जरा बताइए। पार्लियामेंट में कितनी बार बोली, कई बार पार्लियामेंट चला, कितनी बार बोली, क्या हुआ उनका, जरा बताइए ना, कितने बार बोली है पार्लियामेंट में, कितनी स्पीच दिया, प्रज्ञा ठाकुर ने कितनी स्पीच दिया, अरे बोल रहा है, आज आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई यार, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, मैं चाहूंगा सारे लोग क्या है, सबकी बात हो गई, सबकी बात हो गई, सबकी बात हो गई, ठीक है, होती है, सबकी बात कंप्लीट हो गई, सबकी बात हो गई, सबकी बात हो गई। मैं दिलीप श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिलीप श्रीवास्तव जी, अपोजिशन तो यही कह रहा है कि साध्वी प्रज्ञा जी को इनाम मिला है उनके हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, ये इनाम है सीधा सीधा। देखिए अबू जी, हिंदुत्व का एजेंडा तो आम हिंदुस्तानियों का एजेंडा है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। आम हिंदुस्तानियों का एजेंडा है हिंदुत्व का एजेंडा, और हिंदुत्व किसी पंथ मजहब संप्रदाय से जुड़ा नहीं, भारतीय संविधान के खिलाफ बात है, संविधान के खिलाफ बात है, संविधान के खिलाफ बात है, हिंदू वर्ड नहीं है संविधान में, संविधान के खिलाफ बात है। ये फिर आप झूठ बोलते हैं, ये फिर आप झूठ बोलते हैं। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा कि भारत में रहने वाले सारे नागरिक वो हिंदू हैं। आप ये झूठ मत परोसिए। ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को जिस तरह से इस मुद्दे को उठाना चाहिए थी, बहुत सुस्त नजर आई? कांग्रेस ने दबे लफ्जों में ही इस पूरे इशू को उठाया। आज दिग्विजय सिंह से जब इस इशू पर रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने रिएक्शन देने से ही मना कर दिया। सलमान निजामी साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस क्या करे। अब साध्वी प्रज्ञा के अल्टरनेट को यहां से भी एक आतंकवादी को टिकट दे दे और उसको भी मेंबर बना दे पार्टी का, क्या करे? इसका हल क्या है? कांग्रेस ने ही उनके ऊपर गलत चार्जेस लगाए, कांग्रेस ने ही उनके ऊपर गलत चार्जेस लगाए, तमाम मुकदमे दर्ज कराए और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कराया। किस प्रकार से इसका जवाब भोपाल की जनता ने दिया है। हिंदुत्व को बदनाम करने वालों को जवाब दिया है, कांग्रेस की जवाब दिया है भोपाल की जनता ने। सबसे बड़ी बात दंगे के आरोपी को समझ जाए आपने लोग जो है मुख्यमंत्री महात्मा आतंकवादी वो थे, राजीव गांधी आतंकवादी थे, जिन्होंने सिखों की हत्या की है। बापू के हत्यारे तो वास्तविक हत्यारे कांग्रेस के लोग हैं, लगाने वाले लोग बापू के। ये देश को बदनाम कर रहे हैं पूरे विदेश में। गांधी महात्मा जिसको पूजा जाता है पूरे मुल्क में, बाहर जाते हैं महात्मा गांधी, जब मोदी जी जाते हैं, राजनाथ सिंह जाते हैं, वहां महात्मा गांधी के उनके सामने झुकते हैं। इस देश का नाम जो है महात्मा गांधी। मैं शशिकांत शर्मा जी एक लास्ट मिनट आपसे चाहूंगा। शशिकांत शर्मा जी, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जी अब क्योंकि एमपी हैं और उन्हें इस कमेटी में शामिल किया गया, बहुत जिम्मेदारी के ये ओहदे हैं, बहुत जिम्मेदारी अब जाहिर सी बात उनके ऊपर है। अब उन्हें जो बातचीत करनी चाहिए, पिछले पास्ट में हमने देखा कि कई उन्होंने मुतनाजा बयान दिए, अब उन्हें आगे जो कदम उठाने चाहिए उसे बहुत तूल कर एक तरह से उन्हें बोलना होगा, क्योंकि अब वो एक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, बहुत जिम्मेदार ओहदा उनके पास है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो हमारे मुल्क की एमपी भी हैं, रुकने पार्लियामेंट भी हैं। जी जी, पहली बार वो सांसद बनके पार्लियामेंट में गई है, ठीक है। अब आस्ते 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 उनके अंदर एक राजनीति का तजुर्बा आ रहा है, आस्ते आस्ते वो एक कामयाब पार्लियामेंट्री बनेगी, सांसद चुन जाएगी, लोग उनकी मिसाल देंगे। मैं फिर एक बार ये बोलना चाहूंगा कि मैं भोपाल की जनता का बहुत देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कैंडिडेट चुना है, बहुत अच्छा कैंडिडेट चुना है। मिसाल तो अभी भी दी जाती है, बहुत अच्छा कैंडिडेट चुना है और वो संसद में गई है। वो आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी है बीच लास्ट 30 सेकंड सर्वकमल दत्ता जी। हेमंत करकरे को अबू हेरा साहब ने क्या कहा? इन्होंने हेमंत करकरे को क्या कहा?
जी, शराब दे दिया, मर गया। जी जी एक सेकंड, देश के इतने होनहार ऑफिसर जहां को बात आती शराब दे के है, मार दिया। जहां बात आती है अबू हुरैरा शराब दे जी, दिया कि नहीं दे दिया, बताइए आप। आपने कहा क्या अरे ये भाई, आप बता हिंदुत्व दीजिए, क्या ये हेमंत करकरे को हिंदुत्व शराब के लिए दिया? रिवार्ड है? हेमंत क्या ये करकरे को शराब हिंदुत्व दिया के कि लिए नहीं रिवार्ड दिया? है? रत्ना साहब जरा मैं बताइए। माने नहीं अरे उच्चतम हेमंत करकरे न्यायालय को का- शराब दे दिया कि मैं नहीं दे माने दिया? नहीं उच्चतम न्यायालय हेमंत का करकरे उस- आतंकवादी था कि नहीं था? हेमंत करकरे आतंकवादी था कि नहीं था? पेट में दर्द हेमंत करकरे आतंकवादी था कि नहीं था? शराब दे दिया, मर गया, कह दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि साध्वी प्रज्ञा को एक बड़ा मैंडेट मिला, वो चुनी हुई रुकने पार्लियामेंट है और उसके बाद अब उन्हें एक कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का एक तरह से रुकन बनाया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री का। तो जाहिर सी बात है कि ये स्पीकर की जिम्मेदारी होती है और स्पीकर ने कुछ सोच समझकर ही एक तरह से कदम उठाया होगा। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हंगामा इस पर एक तरह से मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, सलमान निजामी साहब, सर्व कमल दत्ता जी, डॉक्टर रमेश खान साहब, दिलीप श्रीवास्तव और शशिकांत शर्मा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।